सॉरी तो वैसा कुछ ठीक है, तो किसी को सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन कर लिया तो 50 हो जाएगा। फिर उसके बाद 36 आया 36 वाला। एक किलो में आपको बता दूं, तो 36 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आप लोगों को सारे को सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया वो ऑप्शन के अंदर सिर्फ किसकी बात करिए, थर्ड और फोर्थ की बात करें। थर्ड और फोर्थ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो थर्ड कौन है मेरा, जेड, और फोर्थ कौन है, डब्ल्यू। तो मतलब जेड और डब्ल्यू का मतलब जेड कौन है, जी ऑफ एक्स। पर मुझे एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स से बेसिकली मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ आप इस क्वेश्चन के हिसाब से सिर्फ कौन चाहिए, जी ऑफ एक्स और जी डैश ऑफ एक्स चाहिए। तो मैंने एफ ऑफ एक्स ढूंढ लिया, बट उसका कोई काम ही नहीं निकला पूरे ऑप्शन के साथ, तो इसलिए कल को मैं ऑप्शन देख लेना चाहिए था।
तो जीरो पे तो कैसे सोल्व करोगे? जीरो पे कौन दिया हुआ है? cos ऑफ 2 पाई sin x और उसको किसके साथ इक्वेट करना है? जीरो के साथ। ये आप किसकी बात कर रहे हैं? z। और फिर बहुत सा पूछा कि आप लोगों को उस एलिमेंट का रिटर्न इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, फिर z के लिए पूछा है g ऑफ x इक्वल टू 0 कहाँ होता है? तो मुझे बता cos 0 होने के लिए cos का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? cos का प्योर होता है। cos का प्योर होता है जब उसका एंगल 90 का ऑड मल्टीपल हो। cos का प्योर होता है जब 90 के ऑड मल्टीपल। तो क्या कैंसिल? पाई कट, क्या बचेगा? sin x इक्वल टू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 4, sin x इक्वल टू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 4। ये बचेगा। अरे एक में 8 दो और 8 कौन है? इंटीजर। 8 कौन है? इंटीजर। तो आप n की जगह पर क्या पुट करने वाला? कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करोगे जिसके एक को आपने 0 रखा, तो आपका sin x क्या आएगा? 1/4। 1/4 आएगा। ये तो पॉसिबल है। जैसे आपने 1 रखा तो क्या आएगा? 3/4। मतलब वो तो 3/4 होगा ना, ये भी पॉसिबल है। और जैसे 2 रखा 5/4 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साइन का रेंज ही कहाँ तक जाता है? -1 से 1 तक, तो पॉसिबल नहीं है। अब -1 करके देखो, -1 रखो, देखो -2 प्लस 1 -1/4, ये तो चलेगा। -2 रखा तो -3/4, ये भी चलेगा। -3 रखोगे तो रेंज के बाहर निकल जाओगे। तो sin x की टोटल कितनी वैल्यू आएगी? 4, 1/4, 3/4, -1/4 और -3/4, -3/4। करेक्ट? सही है ना? तो अब आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से कौन कौन सा सही? थर्ड के लिए आपको बोला गया था जो ऑप्शन दिया ना, R और U, नोट एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो गलत हो गया। आप लोगों का अगर ऑप्शन से चलेंगे, इसमें तो ऑप्शन से जाना चाहिए। तो आपका पहले ऑप्शन क्या दिया? मैं पहले थर्ड की बात कर रहा हूँ, मतलब सी और डी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड अभी सॉल्व किया ना, तो उसको पहले चेक कर लेते हैं। तो थर्ड का पहला ऑप्शन, मतलब सी वाला ऑप्शन दिया हुआ आर और यू। तो आर में दिया हुआ है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा इसका सॉल्यूशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं? आपको ये सब मिला साइन एक्स का सॉल्यूशन। और साइन एक्स का जनरल सॉल्यूशन लिखोगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू n फाइ प्लस -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा। अल्फा की जगह पर क्या रखोगे? एक बार साइन इनवर्स हो -3/4। साइन का जनरल सॉल्यूशन याद है ना? x इज इक्वल टू n फाइ प्लस -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा। करेक्ट? तो इसका मतलब ये कि साइन का जनरल सॉल्यूशन जब आप अलग-अलग वैल्यूज पे अप्लाई करोगे n फाइ प्लस -1 रेज़ टू n इनटू अल्फा, तो हर सॉल्यूशन में आपका बदलेगा तो सिर्फ अल्फा है ना। ये तो सब में सेम ही रहने वाला है, सही रहेगा। तो आपके सॉल्यूशन जो मिले यहाँ पर, अगर वो एपी में है तो n/2 तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। वैसे भी जब डिफरेंस होगा तो n/2 कट ही हो जाने वाला है, जब सेम ही होगा। तो क्या ये तो चार सॉल्यूशन मिले, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये जो 4 है और फिर इसका क्या आपका डिफरेंस सेम आ रहा है? सेम आ रहा है। जिसमें भी एपी में उन्होंने मना किया, एपी में नहीं होगा। जिसमें ये थर्ड ऑप्शन तो सी ऑप्शन तो सही नहीं है। डी पे आ जाते हैं। डी पे दिया हुआ आप लोगों का आंसर पी, क्यू और यू। पी मेरे जो सॉल्यूशन है वो भी गलत है।
इसमें आप लोगों का सिर्फ एक ऑप्शन मैच हो रहा है, बी वाला, पी फोर्थ वाला पी आ रहा है। मतलब फिर मैंने ये तो समझ में आ गया था ना आप लोगों को। फिर यहाँ पर जो छोड़ दिया तो मैंने जेड वाला जो चेक किया था, तो जेड की हमारे पास ये सोल्यूशन आया, तो हमने एक पता कर दिया था कि इसका सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन गलत क्यों है? बिकॉज उन्होंने आर बोला था कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, जो कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसका सी का सही आंसर क्यू होना चाहिए। क्यू में दिया हुआ है क्वेश्चन में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और फिर उसके साथ आप लोगों का फिर थर्ड में और कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है? एक तो क्यू वाला एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, थर्ड वाला डी वाला, जिसमें आपको बोला था पी क्यू एंड यू तीनों होना चाहिए। तो क्यू तो चलो मैच हो रहा था, बट पी क्या है? अरे वो जो दिया हुआ है वो आपको समझ है क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? वो सब्जेक्ट नहीं है। ये किसका सिंबल होता है? ये किसका सिंबल होता है? ये सब्जेक्ट का सिंबल है। तो कौन सब्जेक्ट है किसका? एक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ वाई। अगर ये उल्टा होगा तो फिर एक्स इज ए सुपर सेट ऑफ वाई, या उल्टा वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप लोगों का पी ऑप्शन फिर गलत हो जाएगा ना। उन्होंने बोला था कि आपके लिए जो सोल्यूशन आए हैं ये सुपर सबसेट है किसका? पाई बाई टू, 3π/2, 4 और 7π का। ये सारे वैल्यूज तो होने चाहिए ना, तभी तो सुपर सेट बोलोगे आप। तो इसका नीचे वो पी वाला ऑप्शन ही गलत हो गया, तो इसलिए मैंने डी फिर हटाई दिया। मतलब जेड वाला कोई भी मैच नहीं हो रहा है। फिर मैं चला गया डब्ल्यू में। तो डब्ल्यू में तो क्या फाइंड करना था? जी डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो आपको इसका डिफरेंशिएट करना चाहते ही है। cos ऑफ 2π sin x का डिफरेंशिएट कर देगा, माइनस है 2π sin x इंटू 2π sin x का 2π cos x। तो नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटी है। ये साइन को 0 होना पड़ेगा, इस साइन को 0 होने के लिए एंगल को n5 होना पड़ेगा, cos को 0 होने के लिए एंगल को 2n+1 इंटू π/2 होना पड़ेगा। ये π कैंसिल हो गया था, sin x n/2 आया। n एक इंटीजर है, तो अपनी रेंज में जो इंटीजर वैल्यू सेटिस्फाई करेगा 1 0 सेटिस्फाई करेगा, 1 सेटिस्फाई करेगा, 2 सेटिस्फाई करेगा, -1 सेटिस्फाई करेगा, -2 सेटिस्फाई करेगा। फिर तो sin x को लेके जितनी वैल्यूज आ गई, तो इस वैल्यूज के हिसाब से cos x 0 होगा तो 90 का सारे ऑड मल्टीपल चलेंगे। तो इसके अंदर जो जो ऑप्शन आप लोगों का सेटिस्फाई करेगा, तो ये जो सॉल्यूशन मिले आपके सारे ये एपी में है। आपको एक तो पूछा है एपी में है या नहीं है, क्या ये सब एपी में होगा? एपी में है ये? या नहीं है? आपको अगर अब ए और कौन सा ऑप्शन बचा आप लोगों का? ए और बी बचा। उसमें कौन सा है वो डायरेक्टली पता चलेगा, क्योंकि ए ऑप्शन के अंदर आपको बोला गया कि एपी में है और बी ऑप्शन के अंदर आपको बोला गया कि एपी में नहीं है। बाकी मैं कोई चेक भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना चेक कर दूंगा मेरे जो सॉल्यूशन मिलेंगे जब उसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा तो क्या वो एपी में होगा। पर यहाँ पर सॉल्यूशन में सिर्फ ये नहीं, यहाँ ध्यान रखना, अभी इसका सॉल्यूशन में लिखना ही नहीं है, ये भी तो सॉल्यूशन है। इसके जब सॉल्यूशन लिखोगे तो इसको जैसे 0 रखा आपने, तो आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा? π/2 है ना। तो इनको 0 रखा तो π/2 मिला, इनको 1 रखा तो 3π/2 मिला, और इन सबको जब π/2 चलता रहेगा। इन सबको जब आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो π/2 को रेडियन में देखोगे तो क्या होगा? 3.14/2, 1.5 तो 1.5 इससे बड़ा होगा, तो 1 के बाद π/2 आएगा। तो ये सब एपी में, पर 1 के बाद फिर π/2 एपी में नहीं है। अब सारे सॉल्यूशन को असेंडिंग ऑर्डर में रख के देखने के एपी में होगा या नहीं होगा। तो ये एपी में नहीं होगा ये सॉल्यूशन। अगर सिर्फ इतना कंसीडर करता हूँ तो ये एपी में, पर उसके दोनों सॉल्यूशन है। तो इसमें इसलिए आप लोगों का आंसर इसका बी होगा, क्योंकि आप लोगों को उसके अंदर आर दिया हुआ है, नॉट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और बाकी का भी पी और एस भी चेक करना होगा, तो सॉल्यूशन में से अपने चेक करना। ठीक है, तो बाकी के उसको भी एक बार कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा।
आप लोगों ने एओडी में कौन कौन से डीबीटी कर लिए, मैंने आपको टेंजेंट नॉर्मल का रिपोर्टेड लेक्चर भेज दिया। 4 हो गए मेरे हिसाब से, 4 हो गए एटलीस्ट अपने एनसीईआरटी लेवल पे, डीबीटी लेवल पे। रेट ऑफ चेंज, अप्रोक्सीमेशन एंड एरर, इन दोनों के तो डीबीटी हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके थे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट है 4 पार्ट में, और टेंजेंट नॉर्मल। पहले उसमें से मुझे डाउट बता, ये आप लोगों ने पर कंप्लीट किया था? थर्ड में डाउट जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, लास्ट क्लास हम ये डिस्कस कर चुके थे कि भाई कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा तो उसके डिफरेंशिएशन को ग्रेटर देन 0 होना है, डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये सारी बातें हमारी हो चुकी है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कोई डाउट? हाँ, कौन सा है? किया या नहीं किया? तो बताओ डाउट। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के डाउट कौन सा? 11 में तो आप लोगों को डिटरमिनेंट दे रखा है, और अगर आप लोगों को ये पता करना है देखो, तो आप लोग को 11th क्वेश्चन में क्या दिया? आपको 11th क्वेश्चन में ये डिटरमिनेंट दे रखा है और आपको पूछा गया है कि ये जो डिटरमिनेंट है ये कहाँ पर इंक्रीजिंग होगा, कहाँ पर डिक्रीजिंग होगा। इसका मतलब कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि इसका डिफरेंशिएट करने के लिए मैं डिटरमिनेंट का कैसे डिफरेंशिएट करूँ? एक टाइम पे एक ही रो या एक ही कॉलम अगर मैंने तो फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएट किया तो बाकी दोनों का एग्जिट रखूंगा, प्लस फिर दूसरे कॉलम का करूंगा तो फर्स्ट थर्ड का एग्जिट रखूंगा, फिर थर्ड कॉलम को करूंगा तो फर्स्ट सेकंड का एग्जिट रखूंगा। कितने डिटरमिनेंट मिलेगा? 3। तो 3 डिटरमिनेंट को सोल्व करना, ऐसा भी नहीं हो रहा है कि भाई कोई कॉलम ऐसा है कि सारे कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो 0 0 0 हो जा रहा है, तो बेवकूफी कि 3 डिटरमिनेंट अलग अलग बना। तो समझदारी इसमें कि इसको डायरेक्टली सोल्व कर लो, उसमें भी वैसे तो समझदारी नहीं। इसमें आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज नहीं होते डिटरमिनेंट, हम कॉलम को प्लस माइनस कर सकते हैं ना रो को प्लस माइनस कर सकते हैं। तो सोल्व करने से पहले वो करने की ट्राई करो, उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। अब वो नहीं, अगर आपका दिमाग सिर्फ नॉर्मल सोल्व कर लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो तो जाएगा। पर मेरा दिमाग चल रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ पर ये दोनों में है और इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर के टर्म है और यहाँ स्क्वायर है ही नहीं, तो मैं यहाँ तो सबको स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे को फायदा मिलेगा, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट रो को मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई करूँ। तो फर्स्ट रो को जब ए से मल्टीप्लाई करूँ तो ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या बनाइए, ए एक्स इंटू ए क्यूब या ए इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर भी, यहाँ पर क्या बनेगा, ए स्क्वायर। सेकंड रो में क्या कॉमन है, बी हर जगह है तो बी से मल्टीप्लाई करूँ, तो बाहर बी से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, ये ए बी स्क्वायर बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होगा, बी स्क्वायर। थर्ड में सी है तीनों, तो सी से मल्टीप्लाई और सी से डिवाइड, तो ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम लोग रो में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वही वेरिएबल कॉलम में से कॉमन है, कॉलम में मल्टीप्लाई करते तो रो में से कॉमन है। तो मैंने कहाँ मल्टीप्लाई किया, अभी R1 को A से मल्टीप्लाई किया, R2 को B से मल्टीप्लाई किया, R3 को C से मल्टीप्लाई किया। अब देखो कॉलम में से कॉमन आ रहा है, A कॉमन है, यहाँ पर B कॉमन है, यहाँ पर तो वो ABC और ये ABC कैंसल, सारे टर्म स्क्वायर।
अब इतना फिर आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि इजी कैसे करोगे। अगर नहीं सोच पाओ तो फिर जिसमें बताया कि अगर दिमाग नहीं काम करेगा इतना अपना, तो नॉर्मल तरीके से सोल्व कर लेगा। टाइम लगेगा बट वो तो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर, ये तो सेम जैसे एलिमेंट है। फिर आपको पता है क्या करना चाहिए, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रो को अगर मैं ऐड कर लूंगा तो मेरा पहला रो क्या बना, एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो कॉमन आ जाएगा। तो एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो फर्स्ट रो में क्या बचेगा, क्या रहेगा 1 1 1, बाकी सब ऐसे भी। फिर 0 लाने के लिए क्या करोगे, C1 माइनस C3 या C1 माइनस C2 भी कर सकते हो और C2 माइनस C3। C1 में से C2 को माइनस किया, C1 में से C2 को माइनस किया, तो C1 में से जब C2 को माइनस करूंगा तो क्या रहेगा अंदर, C1 में से C2 को माइनस किया तो क्या रहेगा 1 माइनस 1 0, फिर बी स्क्वायर में से x प्लस बी स्क्वायर गया तो माइनस एक्स, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया तो 0, फिर C2 में से C3 को माइनस किया 0, यहाँ पर x बचा, यहाँ पर माइनस x बचा। बहुत सिंपल से हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो फर्स्ट रो लेके, तो फर्स्ट रो लेके सॉल्व करोगे तो आपको पता है डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है ना। ये तो 0 0 है, 1 को नहीं लूंगा तो रो छोड़ूंगा, कॉलम छोड़ूंगा, माइनस एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर, और ये तो 0 हो गए थे यहाँ एक्स स्क्वायर। ये क्या मिला आपको, एफ ऑफ एक्स। अभी तो एफ ऑफ एक्स ही मिला, अभी इसका डिफरेंशिएट करना बाकी है। तो ये ठीक है राइट। आपको डिटरमिनेंट को फिर सॉल्व करने से पहले कुछ कर लेना चाहिए तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा प्रभु का 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे इसका जब डिफरेंशिएट करोगे x का 1 और बाकी सारे कांस्टेंट है तो 0, तो 1 ही बचेगा। अब इनमें से क्या होगा, x कॉमन ना, तो x कॉमन तो क्या बचेगा अंदर, x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, तो y तो मतलब 2x प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। एक जब कॉमन लिया होता है 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा ना, ये 2x और यहाँ का 1x, तो 2x प्लस x dx आ गया होगा, ये आपका डिफरेंशिएशन है। फिर इंक्रीजिंग फंक्शंस की कंडीशन, इंक्रीजिंग फंक्शंस की कंडीशन क्या होती है, इंक्रीजिंग के लिए f ऑफ x को ग्रेटर देन 0 होना, डिक्रीजिंग के लिए f ऑफ x को लेस देन 0 होना। तो मैं नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर जो वेरी करना खड़ी यूज करूंगा, ये कब 0 होगा 0 पे, ये कब 0 होगा माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 3 पे, कौन छोटा है क्योंकि नंबर लाइन पे आपको असेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो कौन छोटा है माइनस 2/3 ऑफ ए स्क्वायर प्लस, भाई कंफर्म है ना, नेगेटिव में आंसर जाएगा इसका तो, और उसके आगे 0, तो 0 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ प्लस आया तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, तो जहाँ प्लस आए वहां पर फंक्शन कैसा होगा, प्लस कौन आए, ये प्लस कौन है, मतलब प्लस किसका साइन है, f ऑफ x का साइन है ना, ये नंबर लाइन भी किसका है f ऑफ x का, तो प्लस साइन भी किसकी है f ऑफ x की, तो f ऑफ x जहाँ पर पॉजिटिव होगा वहां पर फंक्शन क्या होगा इंक्रीजिंग, मतलब माइनस इनफाइनाइट से यहाँ तक यूनियन 0 से लेके इनफाइनाइट तक फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, और यहाँ पर फंक्शन डिक्रीजिंग का जो आपको पॉइंट। तो मेन बात इसके अंदर ये है कि थोड़ा सा डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई आराम से, मतलब इजीली कर लो, फिर आराम से हो जाएगा।
उसके बाद जल्दी से कोई नहीं है, सारे हो गए। ये वाला हो गया था क्वेश्चन नंबर, बाकी सब तो सिंपल ही दिख रहे हैं मुझे। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है? Find the values of a for which the f of x equal to a plus 2 into x cube minus 3x square plus 9x minus 1 decreases for all real values of x। आपको पता नहीं है कि a की कौन सी रेंज के लिए ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग होगा। अगर ये फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग है इसका मतलब क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? f dash of x जो है वो लेस देन 0 दिया हुआ है। इसका डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा? 3 टाइम्स a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9a को क्या होना है? लेस देन 0। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, सारे x के लिए नेगेटिव आना चाहिए, तभी तुम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलोगे। और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा नेगेटिव का होता है जब ये वाला ग्राफ बनाता है, और ये वाला ग्राफ कब बनाता है? जब a लेस देन 0 और b लेस देन, एक भी रियल रूट ना और डाउनवर्ड पैराबोला है तो a को भी लेस। इसमें a कौन है? 3 टाइम्स a प्लस 2, उसको क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0। और डिस्क्रिमिनेंट को भी क्या होना पड़ेगा? लेस देन 0। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस d कौन है? -6 है तो उसका स्क्वायर 36 है स्क्वायर माइनस 4 a कौन है? 3 टाइम्स a प्लस 2 c कौन है? 9 है। इस पूरे को क्या होना है? लेस देन 0। तो इसको सोल्व करें तो यहाँ से 9 4 का 36 तो पहले कॉमन है, तो क्या बचा अंदर? a स्क्वायर माइनस 3a इंटू a प्लस 2 इज लेस देन 0। 36 कॉमन ले लीजिए तो क्या क्या बचा? 3 टाइम a प्लस 2 इंटू a। फिर वापस ब्रैकेट ओपन करो। अच्छा a भी कॉमन है, ये भी तो कॉमन ले सकता है, तो a भी कॉमन ले सकता है, तो क्या बचा? a माइनस 3a माइनस 6, करेक्ट? तो 36 से माइनस 2a माइनस 6, वापस क्या कॉमन? -2, तो -2 कॉमन लूंगा तो -72a इंटू a प्लस 3, ये -72 हटा दूंगा तो सामने जाएगा तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी, नेगेटिव वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगा। तो नंबर लाइन पे कौन से दो नंबर आएंगे? कौन से दो नंबर आएंगे? एक -3 और एक 0। 0 से बड़ी वैल्यू रखा, आंसर पॉजिटिव। तो अगर ये प्लस हुआ तो बाजू में माइनस, बाजू में प्लस। आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। तो अभी तो ये आंसर आया, पर अभी तक फाइनल आंसर नहीं है। क्यों फाइनल आंसर नहीं है? क्योंकि अभी ये चेक करना तो बाकी, आपको तो दोनों कंडीशन फिट होना चाहिए। तो 3 टाइम a प्लस 2 को लेस देन 0 होने के लिए a प्लस 2 को लेस देन 0 होना पड़ेगा, तो a को लेस देन -2 होना पड़ेगा। बीच में एंड है, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो a की वैल्यू -2 से छोटी है, -3 और 0 के बीच में आएगा कहीं पर -2, उससे छोटी वैल्यू। तो दोनों में कॉमन क्या है? इस आंसर में और इस आंसर में कॉमन क्या है? -infinite से -3। इसका आंसर क्या होना चाहिए? a बिलोंग्स टू -infinite टू वन में। अगर यही सेम क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की जगह पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया होगा तो क्या चेंज करना? तो लेस देन 0 लिया, उसकी जगह पर
ग्रेटर देन 0 लेता, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लेता, तो फिर कंडीशन कोऑर्डिनेट इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, ये वाला ग्राफ। तो यहाँ पर क्या चेंज होगा, t तो लेस देन 0 लेता, बट ये ग्रेटर देन 0 आता, तो k ग्रेटर देन -2 आता, k जब ग्रेटर देन -2 लेता तो फिर उस केस में मेरा आंसर 0 से इनफाइनाइट होता है। ठीक है, बाकी देख लो, कोई भी डाउट है तो मेरे को बताओ, इंक्रीजिंग में कोई भी डाउट रह गया। कोई डाउट? अगर आप लोगों को पूछा जाए, यहाँ ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि π⁻e बड़ा या e⁻π बड़ा, तो नहीं पता, ना पता चलेगा, देख के थोड़ी पता चलेगा कि आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हो 3.14:2.73 कर लो ना, 2.13:3.14 कर लो, तो पता करिए तो कौन बना, नहीं होगा ना ऐसे। तो यहाँ पर कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी, कितना नहीं है, राइट, कैलकुलस की कैसे जरूरत पड़ेगी। ये अगर आप ध्यान से देखो तो किसके बीच में कंपेयर करना है, π⁻e और e⁻π के बीच में कंपेयर करना है, मतलब मुझे मेरे पास π⁻e ग्रेटर देन e⁻π होगा, या तो फिर π⁻e लेस देन e⁻π होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, इक्वल टू तो होना नहीं है। तो फिर ये पाई को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करूं तो π⁻1/π होगा, और ये e उस तरफ जाएगा तो e⁻1/e होगा। तो जो क्वेश्चन होता है वही मेरा फंक्शन होता है, इसका मतलब कि क्वेश्चन में f(1/x) की बात है, क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, x(1/x) की बात। π⁻1/π मतलब अगर ये x है तो ये 1/x ही तो हुआ। अब मैं ये पता करूंगा ये फंक्शन का बिहेवियर कैसा है, कहाँ इंक्रीज होता है, कहाँ डिक्रीज होता है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डिफरेंशिएट, और इसका डिफरेंशिएट करोगे कैसे, क्योंकि पावर में भी वेरिएबल है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो log अप्लाई करना पड़ेगा। तो log जब मैं अप्लाई करूंगा तो log y इक्वल टू 1/x log x, log y इक्वल टू 1/x log x। अब log y का जब डिफरेंशिएट करोगे 1/y dy by dx इज इक्वल टू 1/x ऐसे log x का डिफरेंशिएट 1/x, फिर log x ऐसे 1/x का -1/x होगा। तो dy by dx क्या है, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई, y कौन x रेज़ टू पावर 1/x, क्या रहा अंदर 1 माइनस log x डिवाइड बाय x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका dy by dx है। मुझे ये पता करना है कि ये कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, क्योंकि किसी भी कर्व की टेंडेंसी जाननी होगी तो कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव जानना पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन। ये dy by dx कहाँ पॉजिटिव होगा, कहाँ नेगेटिव होगा, इसमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है। इंक्रीजिंग के लिए dy by dx को ग्रेटर देन 0 होना है, डिक्रीजिंग के लिए dy by dx को लेस देन 0 होना है। मेरी इनइक्वालिटी में तो मैं वो वैल्यू चेक करूंगा ना जिसकी वजह से आपकी इनइक्वालिटी को फर्क पड़ता है, इसमें किससे फर्क नहीं पड़ता, एक तो एक्सप्रेस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये ऑलवेज, और x रेज़ टू 1/x से भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो सिर्फ डिपेंडेंट किस पे है,
1 माइनस log x पे डिपेंडेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं 1 माइनस log x का पॉजिटिव होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा, 1 माइनस log x नेगेटिव होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। नंबर लाइन पे कौन सा नंबर आएगा? log x कब इक्वल टू 1 होगा? नंबर लाइन तो नंबर लेते हैं जब ये 0 बनेगा, तो log x 1 कब होगा? log x 1 कब होगा? e पे, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, सब नहीं भी करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। log x को तरफ ले लिया, log का बाय डिफॉल्ट बेस, यहाँ पर log का बाय डिफॉल्ट बेस e, log जब हटेगा तो e रेज़ टू 1 हो जाएगा। ऐसा लगता है ना log को, log हटाना आता है ना, log a ऑफ x इक्वल टू y होता है, x को क्या लिखो a रेज़ टू, तो यहाँ पर जब log हटेगा तो e रेज़ टू 1 होगा नहीं है। अच्छा मेरी इनइक्वालिटी मैंने चेंज नहीं की, कभी होता है ऐसा कि वो चेंज हो? कब होता है? जब log का बेस 0 से लेके 1 के बीच में हो, क्योंकि उस टाइम पर log कैसा फंक्शन बनता है, डिक्रीजिंग बनता है, बट यहाँ पर बेस e है बाय डिफॉल्ट और e मतलब बड़ा है, तो आपकी इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी, तो x e से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर x e रेज़ टू 1 से बड़ा, तो x ग्रेटर देन e हो जाएगा। इससे क्या पता चला? फंक्शन इंक्रीजिंग कहाँ है? लेस देन e के लिए, और फंक्शन डिक्रीजिंग कहाँ है? ग्रेटर देन e के लिए। सही है, ये समझ आ गया? इंक्रीजिंग कहाँ है? लेस देन e के लिए, डिक्रीजिंग कहाँ हुआ? ग्रेटर देन e के लिए। e से छोटी वैल्यू पे डिक्रीज हो रहा है, e से बड़ी वैल्यू पे e से बड़ी वैल्यू पे डिक्रीज हो रहा है, e से छोटी वैल्यू पे इंक्रीज है ना। लेस देन e पे इंक्रीज हो रहा है, ग्रेटर देन e पे डिक्रीज हो रहा है। अब हमें तो कंपेयर किसके बीच में करना है? पाई रेज़ टू 1 बाई पाई और e रेज़ टू पावर 1 बाई e के बीच में कंपेयर करना था। तो हमारा फंक्शन कौन सा है? f ऑफ x इक्वल टू x रेज़ टू 1 बाई x। अब मुझे बताओ पाई e से बड़ा होता है कि छोटा होता है? पाई e से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। सही है। अब इसमें अगर मैं फंक्शन अप्लाई करता हूं तो आपके हिसाब से ये इनइक्वालिटी के साइन सेम रहेगी कि चेंज होगी? भाई इससे बड़ी वैल्यू है ना पाई, तो इससे बड़ी वैल्यू में आपका फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग है। तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो मैं जब फंक्शन अप्लाई करूंगा तो मेरी इनइक्वालिटी के साइन सेम रहेगी कि चेंज होगी? चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? क्योंकि वहां पर वो कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये समझ आया? अब f ऑफ x कौन था मेरा? x रेज़ टू 1 बाई x, तो f ऑफ e कौन है मेरा? f ऑफ x अगर x रेज़ टू 1 बाई x, तो f ऑफ e कौन है? e रेज़ टू 1 बाई f ऑफ पाई कौन है? पाई रेज़ टू 1 बाई पाई। वापस अगर ये पावर को अगर इंटरचेंज कर लूं तो e रेज़ टू पाई और यहाँ पर पाई रेज़ टू e, तो कौन बड़ा हो जाएगा? e रेज़ टू पाई इज ग्रेटर देन पाई रेज़ टू e, जो आपको पता था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला जो कंसेप्ट है वो दिखने में जितना आपको फिजिकली ऐसा लगता है कि वैसे बिहेवियर को बताता है, पर बिहेवियर को छोड़ के बहुत कुछ बताता है। फंक्शन को कंपेयर करना हो, ग्राफ बनाना हो, मैक्सिमम मिनिमम ढूंढना, मतलब रेंज ढूंढना हो, बहुत सारी जगह पर काम आता है। ये समझ आया कैसे यूज करना है? ये बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि काम कैसे करवा वो तो वैसे क्वेश्चन थोड़े आएंगे, मतलब बोर्ड लेवल पर आ सकते हैं कि जहाँ फंक्शन दिया होगा सिर्फ आपको चेक करना होगा कि कहाँ इंक्रीज है कहाँ डिक्रीज है। पर एंट्रेंस एग्जाम लेवल पे जाओगे फिर वो JEE हो या स्टेट वगैरह, तो इतना सिंपल सा नहीं देंगे। वो आपको ऐसा देंगे जहाँ पर लिखा कहीं नहीं होगा कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर सकते हैं, बट आपको फिर पता चल, मतलब बेसिकली इतना ध्यान रखना कि जब भी आप लोगों को कंपेयर करना हो ना कोई भी दो फंक्शन के बीच में कि कौन बड़ा कौन छोटा, कहाँ पर पॉजिटिव होगा कहाँ पर नेगेटिव होगा, तब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प ले लिया करो।
अब जैसे मुझे अगर ऐसे दिया जाए 2 sin x प्लस 10x का आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 3x होगा कि लेस देन इक्वल टू 3x होगा। इसमें कौन सा स्टेटमेंट 2 है वो मुझे जानना है। दो स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, राइट। और रेंज दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 से लेके 5/2, 0 को इंक्लूड करना है, 5/2 को इंक्लूड नहीं करना है। 5/2 को इसलिए इंक्लूड नहीं करना होगा तो स्पेन अनडिफाइंड हो जाता है। तो कैसे बोला था कि 0 से लेके 5/2 के बीच में 2 sin x plus 10x 3x से बड़ा होगा, 3x से छोटा होगा। वैसे देख के नहीं पता चलता, तो फिर यहाँ पर आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, मतलब इंक्रीजिंग कैसे हेल्प लो। आप क्या करोगे, इसको एक फंक्शन मान लो, तो g of x इक्वल टू 2 sin x plus 10x माइनस 3x, तो एक तरफ ले लेने का, वो आपका एक फंक्शन है। फिर इसका बिहेवियर जानना है। बिहेवियर जानने के लिए डिफरेंशिएट करोगे, तो जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 2 sin x का डिफरेंशिएट, 2 cos x 10x का डिफरेंशिएट, sec square x 3x का डिफरेंशिएट 3, तो आपका g डेरिवेटिव कितना आ गया आप लोगों का 2 cos x plus sec square x माइनस 3, सही है, राइट। अब मुझे अगर ये पता करना है कि इस फंक्शन की टेंडेंसी कैसी है, तो g डेश ऑफ x पे डिपेंड करते हैं। तो g डेश ऑफ x का आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। रेंज क्या दिया हुआ है 0 से लेके 5/2, तो कुछ पता कर सकते हैं कि भाई इसका आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसके बारे में चलो मैं बोल सकता हूँ मैक्सिमम 2 तक ही जा सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो मैक्सिमम तो बिल्कुल 1 तक ही जाएगा, तो 2 तक ही जा पाएगा। बट sec square x की रेंज क्या होती है 1 से इनफाइनाइट, तो ये तो 1 से लेके इनफाइनाइट में कुछ भी जा सकता है। तो हमें ये नहीं पता चल रहा डायरेक्टली देख के कि भाई ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव है। तो मैंने क्या समझाया था आपको लास्ट बार, जिसकी वजह से आप अटकोगे उसको वापस एक फंक्शन बना लिया, सही है। तो मैं किसको फंक्शन बना लूंगा, सिर्फ एक्सपेरिमेंट को नहीं, 2 cos x plus x करेंगे, सिर्फ एक्सपेरिमेंट को करना कोई फायदा नहीं। या तो वैसे बोल लो 3 जो है वो तो वैसे भी कांस्टेंट है, 3 जो है वो तो वैसे भी कांस्टेंट है। अगर 3 अगर वैसे भी कांस्टेंट है तो उसको साथ में लूं या ना लूं क्या फर्क पड़ता है, उसका डिफरेंशिएट 0 हो जाता है। मैं डायरेक्टली इसका डबल डिफरेंशिएट कर लेता। अब इसका जब डबल डिफरेंशिएट करोगे जब 2 cos x का माइनस 2 sin x sec square x का क्या होगा 2 sec x into sec x tan x है ना, तो 2 sec square x tan x, करेक्ट है ना। ये आप लोगों का माइनस 2 sin x plus 2 sec square x tan x होगा, सही है। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे इसको लिख लेता हूँ ना sin बाई cos, क्योंकि इसको तो कुछ कर नहीं पाऊंगा। tan को लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ sin बाई cos लिखूंगा तो क्या कॉमन निकालना sin x 2 sin x, तो 2 sin x कॉमन निकालूंगा तो क्या रहेगा आंसर, यहाँ पर sin x बाई cos x का sin x कॉमन गया तो डिवाइड में cos x बचा था, cos x का रेसिप्रोकल sec x, तो ये क्या हो जाएगा sec cube x माइनस 1, ये ठीक है। कौन सी रेंज की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ 0 से लेके 5/2, 0 से लेके 5/2 में कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, sec cube x का रेंज फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वैसे भी sec x का रेंज क्या होता है 1 से लेके इनफाइनाइट, तो उसका क्यूब करोगे तो और बड़ा होगा, जो बड़ी वैल्यू हो तो पावर एक्सिस को तो वैल्यू भी तो बड़ी होगी, तो 1 से बड़ी वैल्यू में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया क्या होगा पॉजिटिव, और ये भी कहता है पॉजिटिव, तो आपका g डबल डैश ऑफ x क्या हो गया ग्रेटर देन 0। अगर g डबल डैश ऑफ x अगर मेरा ग्रेटर देन 0 आया तो g डैश ऑफ x की टेंडेंसी पता चली, क्या पता चला
तो अगर इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है तो जी डैश ऑफ एक्स कैसा फंक्शन हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ देगा? 0 पे। अगर इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि एक्स को इंक्रीज करोगे तो आपका आंसर भी तो इंक्रीज होगा, तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ देगा? 0 पे। तो अगर सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं 0 पे अगर कंसीडर करूँ तो जी डैश ऑफ 0 क्या है? 4 की वैल्यू 1, 4 1 ना, और टेक 0 भी 1, तो 2 + 1 3, 3 - 3 0। तो जी डैश ऑफ 0 अगर 0 आया और जैसे जैसे आप लोग एंगल बढ़ाते जाओगे वैसे तो आपका आंसर इंक्रीज होना है। आपका आंसर इंक्रीज होना है, सबसे छोटी वैल्यू पे वो 0 दे रहा है तो उससे बड़ी वैल्यू पे तो पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो फिर सबसे छोटी वैल्यू 0 पे देगा और उससे आगे उससे बड़ी वैल्यू देगा। 0 पे 0 मिल रहा है तो उससे आगे वो पॉजिटिव देगा। तो मुझे ये पता चल गया कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा इस रेंज में। और अगर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये फंक्शन भी कैसा होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और वापस अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ देगा? सबसे छोटी वैल्यू कहाँ देगा? 0 पे। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ g of 0? साइन 0 is 0, tan 0 is 0, ये भी 0। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर 0 आ रही है तो g of x का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकक्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। g of x कौन सा मेरा? 2 sin x plus 10x minus 3x, इसको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा, राइट? तो 2 sin x plus 10x को ग्रेटर देन 3x होना ही पड़ेगा। ये 0 से बड़ी वैल्यू की बात है, वो इक्वल टू 0 इसलिए इक्वल टू 0 रखोगे तो sin 0 भी 0 का, tan 0 के ऊपर ये भी 0 तो 0 इक्वल टू 0 देगा, इसलिए हम लोगों को इक्वल टू 0 दे रखा है। तो स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर। शायद ही ए और ई का कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें आपको इन्फिनिटी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन्फिनिटी डिग्री चाहिए। ये नंबर का एग्जांपल दिया कि सिर्फ उसको अप्लाई करो, ठीक है? फिर जो मैंने आप लोगों को टेंजेंट नॉर्मल का जो लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को गो थ्रू करने को बोला था, गो थ्रू किया आप लोगों ने? वैसे तो कुछ समझ में नहीं आया, वैसे कुछ था नहीं वैसे, पर फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आप लोगों को लेक्चर में समझ नहीं आएगा क्वेश्चन भी जो मुझे लग रहे थे थोड़े से इसमें आपको बता ही दिया था मैंने। इसमें एक ही क्वेश्चन में आप टेस्ट फंसोगे, पर वो दो क्वेश्चन में टेस्ट फंस सकते हो। एक बार 21st क्वेश्चन में कोई भी दो कर्व का एंगल फाइंड करना हो तो क्या मेथड बताया मैंने? क्या करना होता है? क्या कोई भी दो कर्व कोई एंगल बनाते हैं? एंगल कौन बनाते हैं? उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होने वाला टेंजेंट। कोई भी दो कर्व 90 डिग्री बना रहे तो उसको कौन से कर्व बोलते हैं? कौन सा? इसके पहले ऑर्थोगोनल कहाँ पढ़ा आप लोगों ने? कहाँ पर पढ़ा था? कहाँ पर? सर्कल में क्या था ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन? कोई भी दो सर्कल ऑर्थोगोनल होंगे उसकी एक कंडीशन है, क्या थी वो कंडीशन? तो कंडीशन याद नहीं। कोई भी दो सर्कल एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं उसकी कंडीशन क्या होती है? वापस वही बात है कि रिवीजन है नहीं इसलिए याद है नहीं। 2g1 g2 plus 2f1 f2 इक्वल टू c1 plus c2 ऐसे कंडीशन हमने डिराइव किया था ऑर्थोगोनल सर्कल के लिए। उसके अंदर आप 21st क्वेश्चन देखोगे
तो 21st क्वेश्चन में आप लोगों को सीपीबी में दिया हुआ है। सो देयर द कंडीशन दैट द कर्व ax square plus by square equal to 1, ax square plus by square equal to 1, then a dash x square plus b dash y square equal to 1 जो है वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका क्या मतलब हो गया? ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करो उसका क्या मतलब हुआ कि दोनों के बीच में 90 डिग्री बना रहे हैं, ये दोनों कर्व एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। तो आपके कंडीशन को प्रूव करना है। क्या कंडीशन? 1/a minus 1/b equal to 1/a dash minus 1/b। पहला स्टेप कुछ समझ आए या नहीं है? डिफरेंशिएट तो करना ही करना है। तो पहला काम इसका डिफरेंशिएट कर लूंगा। तो ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2ax plus by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2by dy by dx equal to 1 का डिफरेंशिएशन 0। अगर dy by dx अगर फाइंड करोगे तो क्या होगा? माइनस ax by dy। dy by dx क्या होगा? माइनस ax by dy, है ना? ये अगर जैसा बोल लो कि m1 है, ये क्या है आप लोगों का? अच्छा ये दोनों कर्व किसके हैं? किसके कर्व हैं? देखकर किसके वो नहीं करता। पहले सर्कल कैसे हो सकता है? एक्स वाई स्क्वायर का पोजीशन अलग अलग है, किसका कर्व है? दोनों एलिप्स है। जब कुछ आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आप लोग जब टेंजेंट बना रहे हो वो टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री बना रहे हैं, ये दिया हुआ है। तो आपको कंडीशन एक खुद से डिस्प्ले करवा। तो पहले मैंने इस एलिप्स का टेंजेंट का स्लोप फाइंड किया, क्योंकि जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? टेंजेंट का स्लोप मिलता है, ये हो गया। फिर इसको जब आप करोगे तो a dash x square का डिफरेंशिएशन ट्वाइस हो a dash x प्लस ट्वाइस हो b dash y dy by dx इक्वल टू 0। तो dy by dx क्या आ गया? माइनस a dash x अपॉन b dash y, ये आपको m1 m2 मिला। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है? अगर दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। तो m1 कितना है मेरे पास? माइनस ax by dy। m2 कितना है मेरे पास? माइनस a dash x अपॉन b dash y इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा। क्या मिला आपको? a dash x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस bb dash y। ये आपका कंडीशन है। किसके लिए कंडीशन? क्वेश्चन में दिया हुआ है जो इन्फॉर्मेशन की दोनों कर्व एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब दोनों टेंजेंट 90 डिग्री बना रहे हैं। कोई भी दो लाइन जब 90 डिग्री बनाएंगे तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता होगा? -1। तो उसको जब यूज किया तो मुझे एक रिलेशन मिला। अब आपको जब प्रूव करने को बोला है उसमें ऐसा कौन सा टर्म है जो आपको नहीं चाहिए? मतलब यहाँ पर जो मिल रहा है उसमें क्या नहीं चाहिए? a स्क्वायर और कुछ आपको जब प्रूव करना उसमें क्या क्या है? a है, a dash है, b है और b dash। तो आपको x स्क्वायर y स्क्वायर को कैंसिल हटाना है। भाई दो अननोन को हटाना है या दो अननोन को फाइंड करना हो तो फिर दो इक्वेशन तो चाहिए, देखिए और एक रेशियो तो कहाँ से मिलेगा? तो भाई जहाँ से आप लोग ये टेंजेंट बना रहे हो उसका जनरल कोऑर्डिनेट अभी तो मैंने इसको y मान रखा है, x और y में रख रहा हूँ, मतलब वो मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन है? x और y। और वो x और y होगा तो दोनों कर्व में भी, तो यहाँ से और एक रिलेशन मिल जाएगा। थोड़ा इजी करने के लिए काम करते हैं ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले तो जिससे दोनों यूज में आ जाए। 1 और 1 कट भी हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? a माइनस a dash इंटू x स्क्वायर प्लस b माइनस b dash इंटू y स्क्वायर इक्वल टू। जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट बना रहे हैं वो पॉइंट इन दोनों कर्व को तो सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि का तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और सब्ट्रैक्ट करने का रीजन बस ये है कि मुझे दोनों कर्व एक साथ यूज करना है, क्योंकि दोनों का ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो एड भी कर सकता था बट मैंने एड क्यों नहीं किया? क्योंकि सिर्फ 1 तो कट हो गया है ना। अब दो रिलेशन है, किसी एक को उठा लेता हूँ दूसरे में डाल देता हूँ और x स्क्वायर की वैल्यू उठा के इसमें डाल देता हूँ। तो x स्क्वायर को जब यहाँ से रखोगे तो क्या मिलेगा?
a माइनस a डैश इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस ऑफ bv डैश अपॉन a डैश इंटू वाई स्क्वायर प्लस b माइनस b डैश इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या कॉमन? वाई स्क्वायर कॉमन, तो वाई स्क्वायर सामने 0 के साथ देगा तो 0 होगी, मतलब उसको तो हटा ही दो। बाकी क्या बचा? ये माइनस वाला का इस तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, तो b माइनस b डैश इज इक्वल टू a माइनस a डैश इंटू bb डैश डिवाइडेड बाय a। प्रूविंग के हिसाब से आप लोगों को b को अलग करना है और a को अलग करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये bb डैश को तरफ डिवाइड में ले जाता हूँ, तो bb डैश को तो तरफ डिवाइड में ले जाऊंगा और फिर अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 b अपॉन bb डैश, तो 1 अपॉन b डैश माइनस 1 अपॉन b डैश कट होगा, और यहाँ पर अलग अलग करोगे तो 1 बाई a डैश माइनस 1 बाई a, माइनस 1 बाई a को उस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस 1 बाई a हो जाएगा, तो 1 बाई a माइनस 1 बाई b इक्वल टू 1 बाई a डैश माइनस 1 बाई b डैश, जो आप लोगों को तो इमेज के जब भी आप लोगों को कोई भी दो कर्व के बीच में इंटरसेक्टिंग की बात आती है, मतलब एंगल की बात आती है, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, दोनों का डिफरेंशिएट कर लेना, तो आपको m1 m2 मिल जाएगा। और m1 m2 मिल जाने के बाद वैसे तो फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेना चाहिए, पर मैंने इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट इसलिए नहीं निकाला क्योंकि मुझे स्टोरी का स्टेटमेंट प्रूव करना था, और मुझे पता था कि लाना क्या है, मुझे एंगल थोड़ी ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी क्या मेंशन किया था कि कर्व कहते हैं ऑर्थोगोनल है, तो हमें ऑलरेडी क्या पता था कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस, इसलिए मैंने वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, है ना। बाकी m1 m2 को -1 यूज करके काम करो। अब 20 सेकंड प्रूव करना होगा तो क्या करो, कोई आपको पूछे कि दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है, मतलब टच करना है, कैसे प्रूव करो? कोई भी दो कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, वो प्रूव कैसे होगा? क्या होगा? कॉमन टेंजेंट बनेगा। कोई भी दो कर्व एक दूसरे को टच कब करेंगे? जब उनके बीच में कॉमन टेंजेंट बनता होगा। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर ये और ये है, ये कर्व और ये कर्व है, तो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। टच इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर आप लोगों के पास यहाँ पर भी एक टेंजेंट बन रहा है और यहाँ पर भी एक टेंजेंट बन रहा है, पर अगर ये कर्व और ये कर्व अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो फिर इनके बीच में एक ही टेंजेंट बनेगा ना, दो टेंजेंट बनेगी। तो मुझे कभी भी किसी को दो कर्व को अगर प्रूव करना हो ना कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये बता दूंगा कि उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही टेंजेंट मिलेगी, दो टेंजेंट मिलेगी। जैसे एक वेक्टर ये किसके कर्व है? हमें से नहीं पता होगा, जब वो नहीं पता था आप लोगों को, उसमें भी आप लोग गड़बड़ कर रहे थे, सर्कल बोल रहे थे, तो ये किसका और कैसे पता होगा? सेकंड तो चलो पता होगा, फर्स्ट कौन सा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसमें भी कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला? फर्स्ट थर्ड कर्व का, फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट का कि सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट का? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी तो दो होते हैं, कौन सा ये? कैसे पता चलेगा फर्स्ट थर्ड या सेकंड फोर्थ? सीधी बात है ना, फर्स्ट थर्ड में होगा तो एक्स और वाई की साइन सेम होगी, एक्स और वाई के साइन सेम होंगे तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव ही होगा, तो एक्स स्क्वायर आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो सीधी बात है कि फर्स्ट और थर्ड की बात हो रही है। ये होता है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और दूसरा कर्व कौन सा दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है? सॉरी 2x स्क्वायर। ये कौन है? सर्कल, जो सर्कल है, तो और उसका सर्कल का सेंटर क्या है? 0,0। तो 0,0 सेंटर वाला जो सर्कल होगा वो बड़ा सर्कल होगा, तो वो हो सकता है कि इंटरसेक्ट करता, हो सकता है कि इंटरसेक्ट ही ना करता, हो सकता है 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता, हो सकता है कि टच करके निकल जाता हो। आपको प्रूव करने को टच करके निकल जाए, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो सर्कल ऐसा है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे? उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट
बनना चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा और इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए एक्स या वाई किसी को भी पुट कर लेता हूँ ना। वाई कितना है एक्स स्क्वायर बाई एक्स, वाई को रख लेता हूँ। वाई को जब एक्स स्क्वायर बाई एक्स रखूंगा तो क्या मिलेगा, ये a रेज़ टू 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ x रेज़ टू 4 माइनस 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a रेज़ टू 4 इक्वल टू 0, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर को 0 होने के लिए किसको 0 होना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 0 होने के लिए एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर होना पड़ेगा, तो एक्स को प्लस और माइनस से होना पड़ेगा। तो ये पॉइंट मुझे पता चलना है कि ये पॉइंट ए कोमा ए होगा और ये पॉइंट माइनस ए कोमा माइनस ए होगा। फिर क्या करूंगा, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। इधर हम अभी अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो टच करता होगा, हमें नहीं पता कि टच करता होगा कि नहीं करता होगा। तो अब कैसा पता चलेगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई प्रोडक्ट रूल ए स्क्वायर का डिफरेंशिएट 0 डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वाई बाई एक्स। वो डी वाई बाई डी एक्स आपको जो फाइंड करना था कौन से पॉइंट पर फाइंड करना है, ए कोमा ए पर पहले तो फाइंड करते हैं, तो माइनस ए बाई ए, तो स्लोप कितना है -1, स्लोप कितना आ रहा है -1। अब किसका डिफरेंशिएट करता हूँ, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x वाई स्क्वायर का 2y dy बाई dx 2a स्क्वायर का 0, तो dy बाई dx कितना है माइनस x बाई y। कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, a कोमा a की बात कर रहे हैं पहले, तो a कोमा a जब पूछ लिया तो यहाँ पर भी कितना आंसर है -1। अगर दोनों पे टेंजेंट का स्लोप सेम आ रहा है तो एक ही तो टेंजेंट की बात हो रही है, एक ही टेंजेंट की बात हो रही है। एक ही टेंजेंट कब बनेगा, जब वो उसको टच करके निकलता होगा। तो ये और सेम यहाँ पर भी जब माइनस से कोमा माइनस से रख दूंगा तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, इसका भी -1 ही आ रहा है, माइनस से माइनस तो कट हो जाएगा। और यहाँ पर भी माइनस से और माइनस से पुट करूंगा तो यहाँ पर भी आपको सेम स्लोप मिल रहा है। तो सेम स्लोप तो तभी मिलेगा जब एक ही टेंजेंट बनता हो। तो प्रूव हो गया कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच करके निकल। तो कभी भी दो कर्व टच कर रहे कि नहीं कर रहे, अगर ये पता करना हो तो क्या करोगे, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लो, दोनों कर्व पर दोनों का डिफरेंशिएट करके वो पॉइंट जब पुट करोगे तो आपको जो टेंजेंट का स्लोप मिलेगा उससे मिलना है। मिलने का मतलब क्या हो गया, एक ही कॉमन टेंजेंट बन होगा, तभी ऐसा प्रोसीड क्लियर। उसी में सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। पहले क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या समझ आ रहा है। क्या प्रूव करना है, so that the angle between the tangent at any point P, so that the angle between the tangent at any point P and the line joining P to the origin O is the same at all points on the curve log of x square plus y square, log of x square plus y square is equal to k times tan inverse y by x, log of x square plus y square equal to k times tan inverse y by x। तो क्वेश्चन ये है, अगर आपको समझ में आएगा तो भाई कोई कर्व है जिसको हम जानते भी नहीं, मान लेते हैं ऐसा कुछ कर्व है, इस कर्व पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। आपको बोला गया है कि कोई भी पॉइंट कंसीडर करो, कोई भी, तो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कंसीडर किया, इस पॉइंट P को अगर मैं ओरिजिन के साथ ज्वाइन करता हूं तो एक लाइन बनेगा,
उसी पॉइंट से आप एक टेंजेंट भी बना पाओगे। तो टेंजेंट और ये लाइन ओपी के बीच में एक एंगल बनता होगा ना, है ना। सपोज एंगल क्या बना, थीटा। अब मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता हूं, सपोज मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया, इसको ओरिजिन के साथ ज्वाइन किया, ये आप लोग का क्यू है, और फिर उसी क्यू पॉइंट से आप एक टेंजेंट भी बना पाओगे। आपने एक टेंजेंट बनाया, तो टेंजेंट और ओक्यू के बीच में भी एक एंगल बनेगा ना। तो ये करना है कि आप कोई भी पॉइंट लो, ये एंगल कभी भी नहीं बदलेगा। वो इनफाइनाइट के इनफाइनाइट पॉइंट पे जब आप लोग ओरिजिन के साथ ज्वाइन करोगे, उसी पॉइंट से जब आप टेंजेंट बनाओगे, तो एंगल ऑलवेज एक कांस्टेंट वैल्यू मिलना। दिखने में ऐसा लगता है सर कैसे हो सकता है कि ओपी और वो टेंजेंट या ओक्यू और वो टेंजेंट के बीच में एंगल हमेशा सेम मिलता होगा। लगता कहते हैं कि नहीं मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता होगा, और वो देख के कुछ नहीं पता चलता। इसलिए हम अपनी पूरी प्रोसीजर पे जाएंगे। तो सबसे पहला काम, आपको दोनों का स्लोप चाहिए होगा, क्योंकि दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, राइट। तो एक पी का सेंट्रल कोऑर्डिनेट अगर मैं x, y ले लूं, और ओरिजिन तो पता ही है 0,0, तो व्हाट इज स्लोप ऑफ ओपी, ओपी का स्लोप y - 0 अपॉन x - 0, तो ओपी का स्लोप क्या हो जाएगा, y/x। ये लाइन का स्लोप हो गया, इसका ओपी का। पी पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो पी पॉइंट से ड्रॉ किया हुआ अगर टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट के स्लोप के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट। तो इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x स्क्वायर प्लस इंटू 2x प्लस 2y इंटू dy बाई dx इक्वल टू, ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएट, tan इनवर्स y बाई x का डिफरेंशिएट 1 अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर बाई x स्क्वायर इंटू इसका भी तो करोगे, तो कौन सा रूल, डिवीजन रूल करोगे तो x है 3, y था dy बाई dx माइनस y है 3, x का 1 होल डिवाइडेड बाई x, y बाई x का डिवीजन रूल से जो डिफरेंशिएट किया। अब यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये टाइम x dy बाई dx माइनस y अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा था, 2 टाइम x प्लस y dy बाई dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो क्या कर दोनों तरफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हमें ढूंढना क्या है, dy बाई dx, जो मुझे क्या देने वाला है, टेंजेंट का स्लोप। तो dy बाई dx को साथ में ले लेता हूँ, dy बाई dx साथ में लेके जब कॉमन लूंगा dy बाई dx, तो यहाँ क्या बचेगा, तो y, और ये kx उस तरफ शिफ्ट किया होगा तो माइनस kx, तो सामने क्या बचेगा, माइनस ky और माइनस 2x, ये बचेगा ना। तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, ये माइनस हटाने के लिए माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या होगा 2x प्लस ky, माइनस कॉमन लिया तो 2x प्लस ky या ky प्लस 2x बचेगा। यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेके कट करवा दो तो kx माइनस 2y, ये मिला आपको m2 और ये था हमारा m1। अब मुझे दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो दोनों के बीच में जब आपको एंगल फाइंड करने का कौन सी फॉर्मूला है, दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने की फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 कौन है, y बाई x, m1 कौन है। अच्छा आपको क्या लग रहा है, आप कैसे प्रूव करोगे कि लास्ट में आप लोगों का थीटा हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, लास्ट में क्या नहीं आना चाहिए, y और
एक्स ही नहीं आना, फिर आंसर में से क्या नहीं आना चाहिए, वाई और एक्स ही नहीं, तो फिर क्या आना चाहिए, एक ही कॉन्स्टेंट एक के अंदर के, आपके आंसर में सिर्फ के बचना चाहिए, बाकी कुछ नहीं बचना, राइट। तो आप सोल्व करके देखते हैं, m1 मिला y बाई एक्स, m2 मिला अपने को 2x प्लस के वाई अपॉन के एक्स माइनस 2y होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 मिला मुझे y बाई एक्स और m2 मिला हमें 2x प्लस के वाई अपॉन के एक्स माइनस 2y। एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा, के एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स वाई होल डिवाइडेड बाई, ये जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस 2x वाई प्लस के वाई स्क्वायर। एलसीएम के बाद ये x और के एक्स माइनस 2y ऊपर से कट हो जाने वाला है, ये प्लस के एक्स वाई पर ये माइनस के एक्स वाई कट, माइनस 2x वाई और प्लस 2x वाई कट, क्या कॉमन है, -2, क्या रहेगा आंसर, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे से क्या कॉमन है, के, तो अंदर क्या रहा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जो मुझे कट करवाना तो कट हो गया। तो टेन थीटा कितना है, -2 बाई के का मोड, तो थीटा कितना है, टेन इनवर्स ऑफ 2 बाई के, जो कभी भी चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल ही नहीं है। जो आपको प्रूव करना था कि आप कोई भी पॉइंट पर ओरिजिन से ज्वाइन करोगे और उस पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आप लोगों का एंगल हमेशा हर पॉइंट के लिए सेम आना चाहिए जो कि, तो अगर पूरे टेंजेंट नॉर्मल में अगर डिफरेंशिएशन का अगर काम देखा जाए कि काम किया तो इतना ही काम है कि जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो क्या मिलता है, टेंजेंट का स्लोप। ये टेंजेंट नॉर्मल वाला पार्ट उन बच्चों को करने की जरूरत नहीं है जिनको एंट्रेंस नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों का एनसीईआरटी में नहीं है टॉपिक, जो लास्ट ईयर तक का बड़ा जो उन्होंने निकाल दिया था, आप लोगों को डायरेक्टली बोर्ड में स्ट्रेट अवे नहीं पूछेंगे कि वो नंदी आई, राइट। बट जिनका एंट्रेंस है तो उनको करना, जैसे नहीं आने वाली कोई बात भी नहीं है। तो अभी तक तो जो भी आप पढ़े हो ना एओडी के अंदर, वो सब कुछ ऐसा था कि जिसके क्वेश्चन अगर एओडी में आ भी, मतलब एंट्रेंस में आ भी गया तो आराम से बन जाएगा। एटलीस्ट ये इस वाले पार्ट तो बहुत देखिए, रेट ऑफ चेंज बहुत सिंपल है, हमने देख भी लिया सारे क्वेश्चन कर करके। अप्रोक्सीमेशन है रिलेटिव, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत कम है, अगर आ भी गया तो भी बनी जाएगा। टेंजेंट नॉर्मल की क्वेश्चन भी बनी जाते हैं, जिसके नहीं बनते हैं वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का हो सकता है नहीं बने, क्योंकि आपको क्वेश्चन में समझ भी तो आना चाहिए, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगाना है ना। तो इसलिए हो सकता है कि उसमें आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो आएगा, इनफेक्ट मेरी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मैक्सिमम मिनिमम, अब जो इसका और एक टॉपिक जो बचा है, ये पूरा समझ आ गया। मैंने आपको 4 पॉइंट बता दिया। मीन वैल्यू थ्योरम सिर्फ और छोटी बच्चों को करना है जिनका फोकस इसी पर नहीं है, कुछ के बार को नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर जब क्वेश्चन आएगा तो वो उस लेवल पे क्वेश्चन पूछते तो फिर वो समझ में नहीं आता, इसलिए वो तो क्लास में डिस्कस करेंगे अपनी मीन वैल्यू थ्योरम। पर जो एक बहुत ही मेजर जो टॉपिक बचा है वो कौन सा है अब आप लोग का, मैक्सिमम मिनिमम, जिसको तो सबों को कंपल्सरी करना ही करना पड़ेगा, बाकी कुछ करो नहीं करो। क्यों? बिकॉज आपको एक कोई भी बोर्ड आपका सीबीएसई हो या गुजरात बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के अंदर एक आपको 4 या 5 मार्क का एक क्वेश्चन, जो भी आपका मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन आता होगा बोर्ड पेपर में, एक मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा ही आएगा, वो आना ही है, राइट। तो इसका आप लोगों को एक बार रिपीट कर देता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो उस टाइम पर फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें अपने। वैसे तो हम लोगों ने बहुत बार बीच में ऐसी बातें की है कि कोई भी फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वहां देता है जहां पर उसका डिवाइडेड ये 0 है, तो हम 11 के टाइम पे डिस्कस करता है, ऐसा क्यों होता है उसको समझते हैं।
मैक्सिमम जो ग्राफ होते हैं, मैक्सिमम जो ग्राफ होता है वो ग्राफ पार्शियल इंक्रीजिंग और पार्शियल डिक्रीजिंग वाले ग्राफ होते हैं। जैसे कोई मुझे पूछे कि इसका मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना, मैं बोलूंगा माइनस इनफाइनाइट मिनिमम मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट। जैसे क्वेश्चन का कोई आपको मैक्सिमम मिनिमम क्यों पूछेगा, पूछेगा नहीं ना। जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है उसका मैक्सिमम मिनिमम पूछने का सेंस ही नहीं बनता ना। इसका क्यों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर, मतलब इसका क्यों पूछेंगे कि आपको मैक्सिमम कितना मिनिमम कितना, तो दिख रहा है ना, मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट मिनिमम माइनस इनफाइनाइट। इसीलिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बातें चालू ही तब होगी या पूछेंगे ही तब वो वैसे फंक्शन के लिए जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ना हो, जो अपना बिहेवियर बार बार अपनी टेंडेंसी चेंज करता हो। जैसे कि ऐसा ग्राफ, तो इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है ना। इससे पार्ट में फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ये पॉइंट को अगर मैं a, f ऑफ a नाम दे दूं, ये पॉइंट को अगर मैं b, f ऑफ b नाम दे दूं, इस पॉइंट को मैं अगर c, f ऑफ c नाम दे दूं, इसको मैं d, f ऑफ d नाम दे दूं, ये मेरा e, f ऑफ e है और ये मेरा g, f ऑफ g है, ये h, f ऑफ h। तो बहुत सारी जगह पर कर्व अपनी टेंडेंसी चेंज कर। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कैसा है, इंक्रीजिंग है। और अगर यहाँ पर अगर इंक्रीजिंग है तो इस वाले पार्ट में आपका dy बाई dx क्या होने वाला है, ग्रेटर देन 0। इस वाले पार्ट में dy बाई dx क्या होगा, यहाँ पर सडनली एक बी पॉइंट आकर वहां से वो अपनी टेंडेंसी चेंज कर फिर डिक्रीज होना चालू होता है। तो जब वो डिक्रीज होगा तो यहाँ पर dy बाई dx क्या है, लेस देन 0। किसके बीच में, किसके बीच में नेगेटिव होगा, b से लेके c के बीच में। फिर वापस c पे आता है, अपना बिहेवियर वापस चेंज कर देता है, फिर इंक्रीज होना चालू हो जाता है। तो c और d के बीच में क्या होगा, c और d के बीच में कितने पॉइंट होंगे, कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। वो इनफाइनाइट पॉइंट में से कोई भी पॉइंट में उसके डिफरेंशियल में रखूंगा तो मेरा आंसर कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। वापस d पे आता है, टेंडेंसी वापस चेंज करता है, तो यहाँ पर आपका dy बाई dx क्या होगा, नेगेटिव। वापस यहाँ पर dy बाई dx क्या होगा, पॉजिटिव। वापस यहाँ पर dy बाई dx क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पर वापस dy बाई dx क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसा हो रहा है कि ये पूरे ग्राफ का मैं समझना है कि मेरा जो dy बाई dx है वो बार बार अपनी साइन चेंज कर रहा है। पॉजिटिव था वहां से नेगेटिव में चला जाता है, नेगेटिव होता है वहां से पॉजिटिव में चला जाता है, प्लस में था वहां से माइनस में चला गया, माइनस में था वहां से प्लस में चला गया, प्लस से वापस माइनस गया, माइनस से वापस प्लस गया। वो अपनी साइन बदलते रहता है। साइन कब बदलेगा, dy बाई dx अपना साइन कब चेंज करेगा, +2 माइनस या -2 प्लस कब जाएगा, जब वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा। तो साइन चेंज करेगा जब वो अपना बिहेवियर चेंज करेगा। पहले प्लस था फिर माइनस में गया, क्यों गया माइनस में, क्योंकि वो इंक्रीज हो रहा था, फिर सडनली डिक्रीज होना चालू हो गया। फिर माइनस हो रहा था फिर प्लस में गया, क्यों हुआ भाई, उसने वापस अपनी टेंडेंसी चेंज की, करेक्ट। अब dy बाई dx का प्लस से माइनस में गया, तो ये जो पॉइंट है ये आजू बाजू की वैल्यू के कंपेयर में तो सबसे बड़ा आंसर देगा। ये f ऑफ b होगा, मैं ऐसे बोल सकते जो f ऑफ b है वो अपने नेबरहुड वैल्यूज में तो सबसे बड़ी वैल्यू है, सिर्फ नेबरहुड वैल्यू। वैसे भी कैलकुलस बनानी आजू बाजू की वैल्यू के लिए, ये f ऑफ c जो है वो आजू बाजू की वैल्यू के कंपेयर में सबसे छोटा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, मतलब कौन सा पॉइंट, b पॉइंट, d पॉइंट और g पॉइंट, ये सारे अपने नेबरहुड वैल्यूज के कंपेयर में तो सबसे बड़ी वैल्यूज है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पर b के लिए कि f ऑफ b जो होगा
वो ग्रेटर देन एफ ऑफ बी प्लस बी होगा और एफ ऑफ बी जो होगा वो ग्रेटर देन एफ ऑफ बी माइनस बी होगा। बोल सकता हूँ बी से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए फिर बी बड़ा होगा और बी से थोड़ी छोटी वैल्यू में भी एफ ऑफ बी तो बड़ा होगा। ये तो कंडीशन आपको दिख रही है, दिस इज अ कंडीशन फॉर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। किसकी कंडीशन है? लोकल मैक्सिमम पॉइंट की कंडीशन है। जो अपनी नेबरहुड वैल्यू से बड़ा हो उसको बोला जाता है लोकल मैक्सिमम पॉइंट, राइट। इस केस में 3 लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। कौन कौन से? बी, डी और सी। और 3 इस केस में लोकल मिनिमम वैल्यू। कौन कौन से लोकल मिनिमम? सी क्यों लोकल मिनिमम है? वो लोकल मिनिमम इसलिए है क्योंकि एफ ऑफ सी जो है वो एफ ऑफ सी प्लस से भी छोटा है और एफ ऑफ सी जो है वो एफ ऑफ सी माइनस से भी तो छोटा ही है। अपनी नेबरहुड वैल्यू जो होगी सी से बड़ी और सी से छोटी, उन दोनों वैल्यू से सबसे छोटा है। इसलिए सी कौन सा पॉइंट हुआ? लोकल मिनिमम। ई कौन सा पॉइंट हुआ? लोकल मिनिमम। जी कौन सा पॉइंट हुआ? लोकल मिनिमम। ठीक है, कितने लोकल मैक्सिमम है इस ग्राफ? 3 लोकल मैक्सिमम है और 3 लोकल मिनिमम। वाइट इज कॉल्ड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। वो उसको लोकल इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ उनका पूरे फंक्शन से सबसे बड़ा या छोटे की बात ही नहीं हो रही है, वो सिर्फ किससे बड़े छोटे की बात हो रही है? अपने नेबरहुड वैल्यू से सबसे बड़े छोटे की बात हो रही है, क्योंकि फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू तो ये है और सबसे छोटी वैल्यू ये है। भाई अगर पूरे फंक्शन के सबसे बड़ी वैल्यू पूछे तो एक ही होगा ना भाई, मैक्सिमम वैल्यू एक ही होगा, मैक्सिमम वैल्यू 10 तक में थोड़ी ना होते हैं। या मिनिमम भी तो एक ही होगा, उसको बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम भी 2 टाइप के, वन इज कॉल्ड लोकल एंड वन इज कॉल्ड ग्लोबल। ये एब्सोल्यूट ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम सिर्फ एक ही हो सकता है। ग्लोबल मतलब सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ नहीं है, तो ग्लोबल एक से ज्यादा नहीं हो सकता। इस पूरे फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट कौन? तो डी, और वैल्यू कौन? तो एफ ऑफ डी। पॉइंट जब बोलता हूं तो पॉइंट मीन एक्स कोऑर्डिनेट, वैल्यू मतलब वाई कोऑर्डिनेट। और ग्लोबल मिनिमम कौन? जहां से चालू हुआ वो ए, और ए पॉइंट है और एफ ऑफ उसकी वैल्यू है। ये कौन सा हुआ? ग्लोबल मिनिमम। ये कौन हुआ? ग्लोबल मैक्सिमम। और जब हम लोग लोकल की बात करेंगे तो लोकल एक से ज्यादा हो सकते हैं। क्यों? बिकॉज वो सिर्फ अपनी आजू बाजू की वैल्यू से कंपेयर होता है। ठीक है, लोकल मैक्सिमम कितने हैं? 3। लोकल मिनिमम कितने हैं? 3। सही है, और पता से चल गया तो मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, इसलिए आपको पता चल गया कौन लोकल मैक्सिमम है, कौन ग्लोबल मैक्सिमम है, कौन लोकल मिनिमम है, कौन ग्लोबल मिनिमम है। आपको थोड़ी ना ग्राफ आता है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि उस पर्टिकुलर फंक्शन का कौन लोकल मैक्सिमम है और कौन लोकल मिनिमम है? हम क्या करेंगे उसके टेस्ट समझ लो, तो कंसेप्ट समझ आया किसको ग्लोबल बोलते हैं, किसको लोकल बोलते हैं, राइट। अब टेस्ट क्या है? पहला टेस्ट डिवाइड बाय डीएक्स ढूंढ लेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ उसका डिवाइड बाय डीएक्स पता करेंगे और फिर उस डिवाइड बाय डीएक्स को आप इक्वेट करोगे 0 के साथ। क्या करोगे? डिवाइड बाय डीएक्स को किसके साथ इक्वेट करोगे? 0 के साथ। डिवाइड बाय डीएक्स 0 कहाँ बन रहा है? आप देखो ना, यहाँ पर डिवाइड बाय डीएक्स प्लस में था, कहाँ गया? माइनस, फिर माइनस में था, फिर कहाँ गया? प्लस में। दुनिया की कोई भी वैल्यू जब पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ जाएगा या जब नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो कभी कभी इसमें 0 भी आएगा। आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओ या नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा, कभी तो 0 आएगा। तो डिवाइड ये कहीं से इसके बीच में 0 बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर बनेगा। यहाँ कहाँ बनेगा? आपको क्या लग रहा है डिवाइड कहाँ 0 बनेगा? इस पूरे ग्राफ में डिवाइड कितनी जगह पर 0 बन रहा है? आपकी जगह, आपके जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से कितनी जगह पर? 6। कैसे 6? एक यहाँ पर 0 बना होगा। कैसे पता? फिर पूछे कि आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पर 0 बना होगा? तो मैं मुझे क्या समझाना चाहिए? क्योंकि
कहीं का भी हो सकता है, वहीं क्यों आ रहा है 0? क्योंकि वहां पर जब टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा तो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, यहाँ पर जब टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट किसको पैरेलल है? एक्स एक्सिस को पैरेलल है, और टेंजेंट जब एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा तो उसका स्लोप 0 होगा। इसलिए वो पर्टिकुलर पॉइंट है कि जहाँ पर dy बाई dx क्या बनता होगा? 0 बनता होगा। एक यहाँ पर dy बाई dx 0 बनेगा, 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 और एक यहाँ पर dy बाई dx 0 बनेगा, और यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 और 6। तो पहला स्टेप, गिवन फंक्शन का डिफरेंशिएट किया जाएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो उसके बाद उसको किसके साथ इक्वेट करेंगे? 0 के साथ। जब इस ग्राफ के हिसाब से जब मैंने उसको 0 के साथ इक्वेट किया होगा तो मुझे x की b c d e g और h 6 वैल्यू मिलेगी। ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो टोटल 6 वैल्यूज मिलेगी। ये जो 6 वैल्यूज मिली ना, इसको बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट। क्या बोला जाता है इसको? स्टेशनरी पॉइंट। dy by dx जहां पर 0 बनता है, all those points are called stationary point. Out of those stationary points, some of points are belong to the local maximum and rest of points are local minimum. और वापस वो पता कैसे चले? तो ये पहला स्टेप खत्म हुआ। dy by dx को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टेशनरी पॉइंट मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे? वो सारे स्टेशनरी पॉइंट, जितने भी स्टेशनरी पॉइंट मिले, उसको हम लोग नंबर लाइन पे असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लेंगे। टिपिकल मेथड जैसे करते हैं। ये जो लाइन बन रहा है, ये जो नंबर लाइन बना रहा हूँ, किसका नंबर लाइन है? dy by dx। तो क्योंकि रूट्स भी किसके प्लॉट कर रहा हूँ मैं? dy by dx। तो नंबर लाइन भी तो dy by dx की होंगे। मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सबको प्लॉट कर लिया। B प्लॉट किया, C प्लॉट किया, D प्लॉट किया, E प्लॉट किया, G प्लॉट किया और H प्लॉट। सारे स्टेशनरी पॉइंट को असेंडिंग ऑर्डर पे नंबर लाइन पे ले लूंगा। कोई पूछे ये नंबर लाइन किसका है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? dy by dx। फिर साइन चेक कर लो, राइट? कोई भी एक पार्ट का साइन चेक कर लिया तो वो मैंने यहाँ चेक किया और यहाँ पर मुझे पता चला कि प्लस आ रहा है। बी से छोटी वैल्यू रखने पर मेरा dy by dx क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो बाजू में क्या है? ऑल्टरनेट है तो प्लस के बाजू में, माइनस माइनस के बाजू में, प्लस प्लस के बाजू में, माइनस माइनस के बाजू में, प्लस प्लस के बाजू में, माइनस और माइनस के बाजू में प्लस। तो ये जो प्लस वो किसका साइन है? ये नंबर लाइन किसका है? ये प्लस साइन भी किसका है? dy by dx। तो dy by dx यहाँ पर क्या था? पॉजिटिव। वहां से कहाँ गया? नेगेटिव में। तो जब dy by dx पॉजिटिव हो और वहां से जब वो नेगेटिव में जाएगा तो कहां से पास होते हुए जाएगा? जब वो प्लस में है और वहां से माइनस में जाएगा तो कौन से पॉइंट से पास होके जाएगा? लोकल मैक्सिमम पॉइंट से पास होके जाएगा। जब dy by dx प्लस में होगा और माइनस की तरफ जाएगा तो प्लस से माइनस जब गया तो लोकल मैक्सिमम पॉइंट देगा। कौन सा पॉइंट देने वाला है? लोकल मैक्सिमम पॉइंट देगा। और जब आपका dy by dx नेगेटिव में था और सडनली वो पॉजिटिव की तरफ चेंज हो गया तो कहां से पास होते जाता है? लोकल मिनिमम से पास होते जाएगा। पॉसिबिलिटी तो वही है ना, या तो प्लस टू माइनस जाएगा या तो माइनस टू प्लस जाएगा। तो जब वो प्लस टू माइनस जाएगा, जब वो प्लस टू माइनस जाएगा तो सारे लोकल मैक्सिमम पॉइंट दे रहे होंगे, और जब वो माइनस टू प्लस जाएगा तो लोकल मिनिमम पॉइंट दे रहे होंगे। इसमें कितनी जगह पर वो प्लस टू माइनस जा रहा है? कितनी जगह पर प्लस टू माइनस दिया? ये तीन जो आपको पॉइंट मिलते हैं, तीनों पॉइंट कौन से हुए? लोकल मैक्सिमम हो गए। और जो माइनस टू प्लस गया तो ये C, E और H, ये कौन सा हुआ? लोकल मिनिमम। करेक्ट? ये आपका दूसरा स्टेप।
जिससे आप ये पता कर लोगे कि आपके पास जितने भी स्टेशनरी पॉइंट आए हैं उस स्टेशनरी पॉइंट में से कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो लोकल मैक्सिमम पॉइंट है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो लोकल मिनिमम पॉइंट। अगर सिर्फ पॉइंट ढूंढ के देना है कि भाई लोकल मैक्सिमम पॉइंट ढूंढ के तो लोकल मिनिमम पॉइंट ढूंढ के तो काम हो गया, खत्म हो गया। बट उन्होंने बोला है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ के दो और लोकल मिनिमम वैल्यू ढूंढ के दो, तभी तो पॉइंट मिला, मतलब तो सेट कोऑर्डिनेट मिला। फिर क्या करोगे वैल्यू के लिए, इन सब को आपको ओरिजिनल फंक्शन में डालना पड़ेगा तो आपको वैल्यू मिलेगी। तो फिर आप लोगों का मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, ये बी डी और जी को जब आप लोग फंक्शन में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी मिलेगा, एफ ऑफ डी मिलेगा और एफ ऑफ जी मिलेगा। और ये क्या होगा, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ डी और एफ ऑफ जी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। पॉइंट कौन से थे, तो पॉइंट और वैल्यू में फर्क पता चलता है। पॉइंट मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वैल्यू मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो इसको जब ओरिजिनल फंक्शन में डालोगे तभी तो वैल्यू मिलेगा। तो ये सब कौन हुए, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और जो मिनिमम पॉइंट है वो कौन से थे आप लोगों के, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ ई और एफ ऑफ एच, ये सब कौन से हो जाएंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल ऑब्वियसली लोकल मैक्सिमम पॉइंट के लिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और मिनिमम पॉइंट के लिए लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये तीसरा स्टेप जहां पर आप लोगों को वैल्यू मिलेगी। मे भी पॉसिबल है कि जहां पर आप लोगों का, जैसा अगर एक ग्राफ को मैं ऐसा एक ग्राफ बना रहा हूं, ऐसा एक ग्राफ, ये कौन सा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम। ये कौन सा पॉइंट है, लोकल मिनिमम। आपने डिवाइडेड स्टेप क्या है, पहला काम डिवाइडेड ये ढूंढिए, किसके साथ इक्वेट, 0 के साथ इक्वेट। तो आपको कितने स्टेशनरी पॉइंट मिलेंगे इस ग्राफ के हिसाब से, कितने मिलेंगे, 4, 1, 2, 3, 4 स्टेशनरी पॉइंट मिले। फिर दूसरा स्टेप, इस चारों जो पॉइंट मिले होंगे, मतलब स्टेशनरी पॉइंट मिले होंगे, उसको कहाँ रखोगे, नंबर लाइन। कौन से ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद आप साइन पता कर लोगे, एक का साइन पता कर लिया तो बाकी तो ऑल्टरनेट पता चल जाएगा। प्लस टू माइनस जाएगा तो डिवाइडेड, जब प्लस टू माइनस जाएगा तो ये कौन सा पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमम। यहाँ पर प्लस टू माइनस दिया होगा, यहाँ पर -2 प्लस, ये लोकल मिनिमम, ये लोकल मैक्सिमम, ये लोकल। ये दोनों पे जो पॉइंट मिला, फिर इसको जब आप फंक्शन में रखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। कौन सी वैल्यू मिलेगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। और इसके लिए लोकल, अब हमें दिमाग में यही कि मैक्सिमम मिनिमम से बड़ा होता है, अब तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि मैक्सिमम का मतलब ये जो बड़ा वैल्यू। इस केस में आप देखोगे ग्राफ के हिसाब से ये मिनिमम वैल्यू देने वाला है ना, और इतना डिस्टेंस होगा वो आपका वैल्यू होगा, वाई कोऑर्डिनेट यही होगा, और ये मैक्सिमम है। कौन सा बड़ा है, मिनिमम या मैक्सिमम, कौन सा बड़ा वैल्यू देगा, ये मिनिमम वैल्यू इससे बड़ी है। जैसा हो सकता है कि लोकल मिनिमम वैल्यू आपके लोकल मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा, आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, आपके समझ। और वैसे भी आपका लोकल मैक्सिमम समझ आए, इसको इससे कोई लेना देना ही नहीं है, इसको सिर्फ किससे लेना देना है, अपने नेबरहुड वैल्यू से लेना देना। उससे तो छोटा ही है ना, इसको क्या फर्क पड़ता है यहाँ क्या हो रहा है, ये सिर्फ अपने नेबरहुड वैल्यूज के साथ कंपेयर किया जाएगा। इसलिए गलती से भी जब वैल्यूज आएगी तो वो सब देखने ही नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा, फालतू में कंफ्यूज हो गया। हो सकता है कि आपकी मिनिमम वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी मिलती हो, ठीक है, वो पॉसिबल है। क्योंकि पॉसिबल इसलिए है क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने नेबरहुड वैल्यू से ही कंपेयर करते हो। हाँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि मेरा ग्लोबल मिनिमम मेरे ग्लोबल मैक्सिमम से बड़ा हो जाए। ग्लोबल मिनिमम एक ही होगा जो उसकी सबसे छोटी वैल्यू होगा, ग्लोबल मैक्सिमम एक ही होगा जो उसकी सबसे बड़ी वैल्यू। तो ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम कैसे पता करेंगे,
पहले ये स्टेप समझ आ गई, ठीक है। ये किसके लिए बात हुई, लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। अब जब ग्लोबल की बात है, मेरे को क्वेश्चन में दिया जाए फंक्शन देते हैं, मुझे पूछा जाए कि फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम, तो मैं सेकंड स्टेप करूंगा ही। मैं सिर्फ क्या करूंगा, फर्स्ट स्टेप करूंगा, फर्स्ट स्टेप में डीवाई बाई डी ढूंढूंगा, जीरो के साथ इक्वेट करूंगा, सारे स्टेशनरी पॉइंट आएंगे, राइट। ये सारे स्टेशनरी पॉइंट और ये एक्सट्रीम पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट आप लोगों को अगर ये आई को एफ ऑफ आई है, तो ये जो ए और आई है वो आपको डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पे नहीं मिलने वाला, और हो सकता है कि वही आप लोगों का ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम बनता। वो क्यों नहीं मिलता डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करने पर, ये पॉइंट क्यों नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता भाई? वो इसलिए नहीं मिलता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो फंक्शन पर डिफरेंशिएबल कहाँ होता है आपके हिसाब से? सिंपल लैंग्वेज में वो आर विद इन आइलैंड इन इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें मेरे को मत बताना। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? जहां से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, बस इतना ही होता है। जहां से टेंजेंट बना मतलब वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि टेंजेंट बनेगा तो स्लोप होगा, स्लोप होगा तो फिर डीवाई बाई डी एक्स होगा। क्या आप इस पॉइंट पर टेंजेंट बना सकते हो? क्या आप इसको टेंजेंट बोल सकते हो? टेंजेंट कर्व पे बनता है ना, टेंजेंट एक्सट्रीम पॉइंट पे थोड़ी ना बनता है। तो ये और ये पॉइंट तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो डिफरेंशिएशन कैसे मिल जाएगा? तो मिलेगा ही नहीं आपको। एक्सट्रीम पॉइंट आपको डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 पे कभी नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, डीवाई बाई डी एक्स को 0 करके स्टेशनरी पॉइंट ढूंढ लेंगे, जितने भी मिलेंगे वो स्टेशनरी पॉइंट अलोंग विद ये एक्सट्रीम पॉइंट ए और आई। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 पॉइंट को एक के बाद एक में पुट कर लूंगा अपने ओरिजिनल फंक्शन, है ना। ए ओरिजिनल फंक्शन पुट करूंगा, देखो पे मिलेगा, बी पुट करूंगा, देखो बी मिलेगा, सी पुट करूंगा, देखो सी मिलेगा, तो सबके लिए वैल्यू मिल जाएगी। जो सबसे बड़ा होगा वो ग्लोबल मैक्सिमम हो जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो ग्लोबल मिनिमम। ग्लोबल तो एक ही होना है, तो जो सबसे बड़ा मिलता होगा ग्लोबल मैक्सिमम, जो सबसे छोटा मिलता होगा ग्लोबल मिनिमम। उसमें मुझे सेकंड स्टेप करना नहीं है। सेकंड स्टेप आपको क्यों करना है? जब लोकल बहुत सारे हो सकते हैं, तो कौन कौन लोकल मैक्सिमम है, कौन कौन लोकल मिनिमम है, इसलिए मुझे ये करना पड़ता है। ग्लोबल के लिए तो जरूरत नहीं है, ग्लोबल एक ही होगा। क्लियर है? तो हम आगे सबको लोकल और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है? ग्लोबल और एब्सोल्यूट एक ही होता है। इसमें किसी को डाउट? ये आगे समझ में? तो एक तो अभी इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन फ्रेमिंग होंगे। एक पहला जिसका फंक्शन आप लोगों को दे दिया और आपको बस बताना होगा कि इस फंक्शन में कौन लोकल, कहाँ पर लोकल मैक्सिमम बन रहा है, कहाँ पर लोकल मिनिमम बन रहा है, पॉइंट क्या है, वैल्यू क्या है, उसको कुछ भी पूछ सकते हैं। फंक्शन दे जिसके आधार से ऑलमोस्ट निगेटिव है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन, इसमें फंक्शन भी आपको खुद ही बनाने, फंक्शन दिया नहीं हो, आपको वर्ड प्रॉब्लम होगा, बहुत सारी चीजें समझा दिया होगा, उसको यूज करके, जैसे रेट ऑफ चेंज में करते थे। रेट ऑफ चेंज भी कौन सा फंक्शन देते थे आपको? दे देते फंक्शन? नहीं देते, हम फंक्शन बनाते थे। पर रेट ऑफ चेंज का फंक्शन बनाना सिंपल होता था, मैक्सिमम मिनिमम से भी सिंपल होता है, बट रेट ऑफ चेंज से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कस करेंगे। तो पहले इतना पार्ट समझ आ गया, ये नोट डाउन कर लीजिए।
जिन लोगों ने आप लोगों में से कल टेस्ट देने नहीं आए थे फिजिक्स का टेस्ट के लिए, जो नहीं आ पाए थे, बिकॉज ऑफ भी नहीं है, जो भी आप लोगों के एरिया में अगर गवर्नमेंट लॉगिंग होगा तो ये, तो आज आप लोग क्लास के बाद, फिजिक्स के क्लास के बाद 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आज टेस्ट लेके जाओ, वैक्सीन का भी बाकी है, राइट, या तो फिर कल टेस्ट देना आना पड़ेगा। कौन कौन आज देके देंगे? कितने लोगों ने दे दिया है? काफी लोग बाकी है, तो फिर मेरे से बेटर है कि तुम लोग कल वापस से टेस्ट के लिए आओगे, इससे अच्छा है आज टेस्ट देते हुए। और ये अब ठीक है, चलिए बहुत बारिश था ऐसा आप लोग बोल सकते हो, पर ऐसा कभी हो कि जैसे आप लोगों को जो मैसेजेस आते हैं मेरे पास या में, जिस सर हमारा सिर्फ 1 क्लास है, हो सकता है कि सर में कोई रीजन सर अगर ऑनलाइन क्लास में था उसके बाद हमारा अगर प्रैक्टिस सेशन है या फिर टेस्ट है तो मैसेज आता है सर एक ही क्लास के लिए हम आए या नहीं आए, ये पूछने का सवाल है, आना ही है, तो पूछना क्या होता है ना। इसलिए ये सब फालतू से जो तो पूछने का ही नहीं कि आऊँ या नहीं। हाँ कोई जेन्युइन रीजन है, जैसे बारिश थी तो चलो वो एक जेन्युइन रीजन था कि नहीं आ पाए, इसलिए आज आप लोग अपना टेस्ट कंप्लीट करके जाओगे। और ये क्लियर है सब लोगों को मैक्सिमम मिनिमम? अब तो क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और जिनका भी वो 4 डीपीपी में से कुछ भी बाकी है वो लोग कंप्लीट कर लेंगे पहले उसको।
बात करना पड़ता है।